आज हम इनकोटर्म्स के बारे में बात करेंगे कि इनकोटर्म्स क्यों ज़रूरी हैं, वाई इनकोटर्म्स मैटर, और हम इसमें केस स्टडीज़ के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि इनकोटर्म्स एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। इससे पहले हम ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि इनकोटर्म्स कितने तरह के होते हैं और वो क्या होते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि वाई इनकोटर्म्स मैटर। इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो इनकोटर्म्स हैं वो यूनिवर्सली अंडरस्टूड हैं, उनको पूरी दुनिया में अंडरस्टैंड किया जाता है। जितना भी एक्सपोर्ट का ट्रेंड है दुनिया के अंदर, एक्सपोर्ट बिजनेस है, उसमें जो है इनकोटर्म्स को बहुत अच्छे से लोग समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, क्यों ये मैटर करता है, कि एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोग इसको वर्ल्ड वाइड, जैसे अगर हम कहते हैं कि FOB क्या है, CIF क्या है, तो एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले लोग इंडिया में भी और दुनिया के किसी कोने में भी अगर वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो उनको इसके बारे में पता होता है। सो सबसे पहला पॉइंट है इसका, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी यूनिवर्सली अंडरस्टूड है ये। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियरली डिफाइन होता है इनकोटर्म्स के ज़रिए से कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, किस स्टेज पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम माल को शिप करते हैं या हम ऑर्डर लेते हैं तो उसके प्राइसेस और शिपिंग इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन किस स्टेज पर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर और बायर दोनों में। तो दूसरी चीज़ है रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी चीज़ है कॉस्ट सेविंग्स। कॉस्ट सेविंग का इसमें जो मैटर आता है वो ये है कि शिपिंग, इंश्योरेंस और जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें यूज़ करनी होती हैं गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो इससे कॉस्ट सेविंग ऐसे करके होती है कि अगर एक इनकोटर्म, फॉर एग्जांपल हम FOB मुंबई की बात करें और हमारा कोई दुबई का बायर है और वहीं CIF को कंपेयर करें तो FOB मुंबई में हम FOB फ्रेट ऑन बोर्ड तक हम वहाँ उसको कॉस्ट देंगे, और अगर हमने गलती से उसी प्राइस में ऑर्डर ले लिया और कस्टमर ने हमसे कहा कि CIF कर दीजिए, तो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट हमें फिर पे करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। तो हमने समझा कि इनकोटर्म्स क्यों मैटर करती हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली अंडरस्टूड टर्म है। सेकेंड चीज़ है कि रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करता है। थर्ड चीज़ है कॉस्ट सेविंग में हमें हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इनकोटर्म्स केस स्टडी के बारे में एक्सपोर्टर प्रोस्पेक्टिव से। इनकोटर्म्स का कोई केस स्टडी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि इनकोटर्म्स क्यों मैटर करती हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अभी हम बात करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक सिनारियो लेते हैं कि एक स्मॉल बिजनेस एक्सपोर्ट करता है यूरोप को। ठीक है, एक एक्सपोर्टर है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है यूरोपियन कस्टमर को, और सो वो एक्सपोर्टर है। ठीक है, और उसमें चूजिंग द राइट इनकोटर्म लाइक एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस लाइक CIF, DDP एंड DAP। ठीक है, हम ये 3 एग्जांपल लेंगे। CIF क्या है, DDP क्या है, DAP क्या है। इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारा वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और फिर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पैक्ट कैसे होगा, हाउ इनकोटर्म सिलेक्शन इफेक्ट कॉस्ट, लाइबिलिटी एंड लॉजिस्टिक। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि CIF क्या है, DDP क्या है, DAP क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से डिटेल में समझा देता हूँ, और साथ साथ में ये बात करता चलूँगा कि इसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बनती हैं और इसके अंदर क्या क्या लाइबिलिटीज़ आपकी बनती हैं, कॉस्ट क्या होती है और लॉजिस्टिक्स वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो कैसे आप पर कितने कहाँ तक की आती है। तो हम बात करते हैं CIF के बारे में कि CIF का मतलब है CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। सो इस इनकोटर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर और सेलर के इंटरनेशनल शिपमेंट के बारे में होती है। सो व्हाट डज CIF कवर? कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स including production and other expenses. Insurance, the cost of insuring the goods during transit, यानी जब हम अपनी फैक्ट्री से माल को निकालेंगे और जहाँ कस्टमर का डेस्टिनेशन है, यानी वो चाहता है कि
उसे कस्टमर यूरोप का है और वो इटली माल चाहता है, तो हमें वहाँ तक के लिए उसको इंश्योर करके देना पड़ेगा उसकी कॉस्ट और फ्रेट, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। सो आप जब और इनको टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक वर्ड टू वर्ड आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट तक होगा, यानी अगर जेनेवा पोर्ट है इटली में और हमारा उससे फिक्स है कि भाई आप हमें CIF जेनेवा पोर्ट देंगे, तो वो वहाँ से ट्रैकिंग करके आगे ले जाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। तो आगे समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। CIF में क्या क्या जरूरत होती है? व्हाट डज CIF रिक्वायर? द सेलर मस्ट अरेंज द पे फॉर इंश्योरेंस फॉर द गुड्स। द सेलर मस्ट प्रोवाइड ए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट टू द बायर। द सेलर मस्ट प्रोवाइड द गुड्स कमर्शियल इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंटेशन। द सेलर मस्ट अरेंज एक्सपोर्ट पैकेजिंग एंड मार्किंग. The seller must arrange export licenses and custom facilities. When does the risk transfer? The risk transfer from the seller to the buyer once the goods are loaded onto the ship. CIF में हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, कस्टमर को इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, करके दे रहे हैं, और डेस्टिनेशन पोर्ट तक का फ्रेट दे रहे हैं, और गुड्स की कॉस्ट उसमें एडेड है ऑलरेडी, जो हमारा प्राइस है CIF प्राइस जो होगा उसमें गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगी। बट रिस्क कहाँ तक होगा? तो मेरा जो रिस्क होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई से बोर्ड करेंगे, मुंबई से शिपिंग करेंगे, तो हम शिप पर बोर्ड होने के बाद गुड्स को ट्रांसफ़र जो होगा वो इंश्योरेंस से कवर होगा, जो रिस्क है, और हमारा रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा बायर को। सो अब हम आगे बात करते हैं, हु एज्यूम्स द फाइनल कॉस्ट एंड लाइबिलिटीज़। The buyer assumes the cost and liabilities for unloading and delivering the shipment to the final destination. ये इसलिए है कि जहाँ पर पोर्ट, फॉर एग्जांपल हमने जेनेवा पोर्ट का एग्जांपल लिया है, तो जेनेवा पोर्ट तक अगर गुड्स जाती हैं और वहाँ से आगे उसको मिलान या रोम ले करके जाना है, सो वो वहाँ से जो भी ट्रैकिंग और सारी चीज़ें करेगा वो कस्टमर अपने एंड पर करेगा। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि CIF क्या है। अगला हमारा एग्जांपल हमने लिया था DDP। सो हम DDP के बारे में बात करते हैं। DDP का मतलब क्या है? DDP का मतलब है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इज एन इनकोटर्म रूल द प्लेसेस द मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन द सेलर. The seller is responsible for all cost. So here we need to understand the seller is responsible for all costs and risks associated with the delivery of goods, including import and export duties, taxes and fees. So you have to make the note carefully that DDP including import and export duties, taxes and fees, delivered duty paid, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है। सो इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेलर आर पेइंग ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस एंड फीस, क्लियरिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कैरिंग आउट ऑल कस्टम फॉर्मेलिटीज। क्लियरिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस करके ही गुड्स जाएंगे, तो आप उसका भी खर्चा देंगे, और उसके अलावा जब वहाँ पर इंपोर्ट होगा और वहाँ पर जो कस्टम क्लियरेंस का खर्चा आएगा वो भी आप देंगे। ठीक है, तो क्लियरिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का मतलब ये होता है। कैरिंग आउट ऑल कस्टम फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके चार्जेस हैं, उनके करने वाले हैं, उनकी CHA वगैरह है, उनका जो चार्जेस हैं वो आप देंगे, यानी सेलर देगा। मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट द एग्रीड अपॉन लोकेशन, आपकी जिम्मेदारी आपकी फैक्ट्री से लेकर के और जहाँ भी कस्टमर से आपका तय हुआ है उस लोकेशन तक, चाहे वो पोर्ट है या चाहे वो कोई बाई रोड का डेस्टिनेशन है, दूर पोर्ट से वहाँ तक आप उसको डिलीवर करके देंगे। अनलोडिंग द गुड्स फ्रॉम द कैरियर, और इवन कैरियर से यानी शिप से या ट्रक से आप माल उतार करके देंगे, उसके अंदर भी अगर कुछ डैमेज होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। पेइंग फॉर एनी डैमेज टू द गुड्स, उसके अलावा कुछ भी दिक्कत आती है तो आप उसके बारे में उसके लिए पे करेंगे। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलोडिंग द गुड्स एट द एग्रीड अपॉन लोकेशन। आप समझ रहे हैं, यानी कैरियर यानी शिप से तो आप अनलोड करके देंगे और फिर अपलोड करेंगे कोई भी ट्रक वगैरह में, लेकिन जब कस्टमर के एंड पर पहुंचेगी गाड़ी वगैरह, जो भी ट्रक है वो वहाँ पर उसको अनलोड करेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है।
DDP कैन बी यूज फॉर ओशन, रोड और एयर ट्रांसपोर्टेशन, तीनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। व्हेन टू यूज DDP? DDP कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर फर्स्ट टाइम इम्पोर्टर्स, क्योंकि उनको फिर उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। सो ज़्यादातर इम्पोर्टर्स जो हैं वो DDP लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उन्हें उसमें कोई रिस्क ना बने या उनकी कॉस्ट ऐड ऑन ना हो। ज़्यादातर लोगों की क्या होती है कि यार मैंने एक फॉर एग्जांपल $6 का कोई प्रोडक्ट लिया है और उस $6 में मेरी जो DDP कॉस्ट है वो इतनी आ रही है, तो इट विल बी द फिक्स कॉस्ट फॉर देम। वो लेकिन अगर वो नए हैं और फिर जब वो काम करेंगे आगे तो उसमें कॉस्ट वरी कर सकते हैं। तो इसलिए लोग उससे बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए लोग DDP टर्म का यूज़ करते हैं, मोस्टली बायर। और DDP कैन बी यूज फॉर शिपमेंट ऑफ लो वैल्यू, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, प्रोडक्ट लिटरेचर एंड फ्री सैंपल्स। DDP can be used when the buyer is not an experienced importer. Risk of using DDP. The seller may need to register as an importer and pay corporate income tax in the buyer's country. The seller may note the current import duty rates. The seller may not know how to hire a customs broker. So seller के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या क्या दिक्कत आती है, क्या रिस्क बनता है कि उसको ये हो सकता है कि उसको जो है एक उसकी कंट्री में एज एन इम्पोर्टर रजिस्टर करना पड़े, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि करंट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का उसको पता ना हो, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री अप डाउन हो सकता है, नीचे ऊपर हो सकता है। तो ये एक रिस्क बनता है कि आज मान लीजिए ऑर्डर लिया हमने, फॉर एग्जांपल अभी ट्रम्प का चल रहा है कि वो कह रहा है कि मैं जो है ड्यूटी बढ़ा दूंगा, तो अभी 5% है मान लीजिए, कल को उसने किया कि 20% कर दिया, बट आप तो ऑर्डर लेके बैठे हैं, आपको तो डिलीवर करना पड़ेगा। या इस तरह के केस में दूसरी दिक्कत ये भी आती है कि भाई अभी आपने ऑर्डर लिया और फ्रेट जो है वो $1500 चल रहा था, लेकिन 1-2 महीना ऑर्डर को बनने में लगा और उसके बाद पता चलता है कि फ्रेट जो है वो बढ़ के $2000, $3000, पिछले सालों में ऐसा देखा गया है कोविड के बाद। सो इसमें बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, इवन जितना आपकी अर्निंग होती है उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। और ये भी एक दिक्कत आ सकती है कि हमें वहाँ पे लोग, हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हम इसमें नए हैं, तो उस कंट्री में हमें इंपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ब्रोकर हैं, CHA जिनको बोलते हैं, या जो भी है वो हमें ना मिल पाए, तो ये भी एक बड़ा इशू होता है। सो हमने अभी बात की CIF, DDP। नाउ वी विल टॉक अबाउट DAP। DAP स्टैंड फॉर डिलीवर्ड एट प्लेस। सो डिलीवर्ड एट प्लेस का मतलब है कि इसमें हम एग्रीड डेस्टिनेशन पर, एग्रीड प्लेस पर हम इसको डिलीवर करेंगे। सो आइए इसके अंदर हम समझते हैं कि क्या क्या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, क्या बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, और इसके अंदर क्यों हमें ये यूज़ करना चाहिए DAP। सो सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, द सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉस्ट एंड रिस्क until the goods are delivered to the agreed upon destination। जहाँ पर भी हमारा तय हुआ है, ठीक है, जिस जगह भी हमारा तय हुआ है, तो DAP में मान लीजिए हमारा तय हुआ है कि हम पोर्ट तक देंगे, या ये तय हुआ है कि हम कस्टमर के घर तक माल पहुंचा करके देंगे, तो उसके अंदर हम वहाँ तक का उसको रिस्क बियर करना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। द सेलर मस्ट प्रोवाइड द गुड्स, कमर्शियल इनवाइस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल है, ज़्यादातर चीज़ों में होता है कि हमें गुड्स और कमर्शियल इनवाइस और डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ की रिक्वायर्ड है वो हमें देनी होती है। तो ज़्यादातर सभी इनको टर्म्स में ये काम हमारी जिम्मेदारी होती है। द सेलर मस्ट अरेंज फॉर एक्सपोर्ट पैकेजिंग एंड मार्किंग। ये भी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू डू इन FOB व्हेन एक्स वर्क भी में भी हमें ये करना होता है। द सेलर मस्ट अरेंज फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एंड कस्टम फॉर्मेलिटीज़। मोस्टली ये होता है, ये FOB में भी ये होता है कि हमें कस्टम क्लियर करा के फ्रेट ऑन बोर्ड वाली कंडीशन में भी हमें ये प्रोवाइड कराना होता है। द सेलर मस्ट पे फॉर लोडिंग चार्जेस, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एंड मेन कैरेज। सो हमें पूरा जो भी खर्चा है शिपमेंट का, उसमें लोडिंग चार्जेस हैं, इंस्पेक्शन वगैरह है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह जिसको हम बोलते हैं, और उसमें मेन कैरेज जो है उसको हमें देना होता है, पे करना होता है एज ए सेलर। बायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग द गुड्स एट देयर ओन रिस्क एंड कॉस्ट। अनलोडिंग जो होगी वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपनी रिस्क पर, कॉस्ट पर उसको अनलोड करेगा गुड्स को। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस।
इसमें एक पॉइंट ये आता है कि बायर जो है जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ होंगे, टैक्सेस होंगे और कस्टम क्लियरेंस के जो चार्जेस होंगे कस्टमर देगा, कस्टमर पे करेगा। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सपेंसेस इनक्योर टू अनलोड द कार्गो। कार्गो को अनलोड करने के लिए जो भी चार्जेस लगेंगे वो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। डीएपी कैन अप्लाई टू एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग सी, फ्रेट एयर या रोड से भी अगर कोई चीज़ जाती है तो उसमें भी डीएपी अप्लाई हो सकता है। सो टू यूज डीएपी यू कैन एग्री ऑन द डेस्टिनेशन एंड डिलीवरी टाइमलाइंस, have the seller notify the buyer when the goods arrive, have the seller provide all necessary documentation before arrival, agree on who will pay for unloading charges। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए। अभी हमने समझा कि इनको टर्म्स किस तरह के होते हैं। 3 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। इनको टर्म्स की डेडिकेटेड वीडियो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो हमारे दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। आफ्टर इनकोटर्म केस स्टडी एक्सपोर्टर पर्सपेक्टिव से हमने भी आपको समझाने की कोशिश की। नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपर्टीज फॉर सेलेक्टिंग द राइट इनकोटर्म, मैचिंग द इनकोटर्म टू ट्रेड, considering factors like product type, destination and transportation mode, understanding the buyer's expectation, aligning with their need to risk and control। तो कस्टमर अलग अलग तरह का हो सकता है, वो चाहता है कि नहीं यार मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो शिपिंग नहीं पे करना चाहता हूँ, मैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, अगर फ्रेट बढ़ गया तो जब तक मेरा ऑर्डर रेडी होगा। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही ये सारी नेगोशिएशन होते हैं और इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ इनको टर्म्स बीच में आते हैं और हमें उनमें से सेलेक्ट करना होता है बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो सेलर और बायर दोनों के लिए जो सूट करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी पीछे आपको समझाया, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और आपको सही इनको टर्म्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिटी, यूजिंग इनकोटर्म टू एंश्योर क्लियर एग्रीमेंट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लियर एग्रीमेंट होना इनकोटर्म्स के जरिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द इनकोटर्म्स ऑलवेज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इनकोटर्म यूजर्स इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज, exploring examples from manufacturing, agriculture and technology, common challenges and pitfalls, discussion potential issues like delays, damaged goods, custom clearances, proactive strategies for success, providing actionable tips for minimizing risk and maximizing efficiency। इसका मतलब ये होता है कि आप अलग अलग सेक्टर से हो सकते हो, एग्रीकल्चर में अलग है, टेक्नोलॉजी में अलग है, मैन्युफैक्चरिंग में अलग है, ठीक है, और उनके अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस भी होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग करने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की कोई चीज़ करते हैं तो डैमेज होने का कम है खतरा, लेकिन वहीं अगर फूड आइटम है तो डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसी तरह के कस्टम क्लियरेंस के भी अपने मसले हैं कि कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी है, किस कंट्री में क्या पोजीशन है, कैसा है। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी करके ही एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को लेना चाहिए और इनको टर्म्स के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो निकाल सकें और मिनिमम रिस्क जो है उस पर हमारा बिजनेस हो सके। राइट इनकोटर्म को चूज करने के लिए जो हमें देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइप, डेस्टिनेशन कहाँ है यानी कंट्री कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखेंगे तभी जाकर के हम एक सही इनकोटर्म को चूज कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें अंडरस्टैंडिंग द बायर्स एक्सपेक्टेशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई हम अगर ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि हमारे बायर की एक्सपेक्टेशन क्या है तो हम कैसे इसको करेंगे। अब कंक्लूड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और होप आपको इसमें काफ़ी हेल्प हुई होगी। द होल पॉइंट इज कि आपको सही इनको टर्म्स की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम का इनको टर्म्स के ज़रिए से सोल्यूशन है और उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो यू हैव टू लर्न, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। और वही इनको टर्म्स अगर सही है तो आप बहुत बड़े रिस्क से बच सकते हैं। और ऑर्डर भी कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कस्टमर जो है वो कहता है नहीं भाई मुझे तो यही इनको टर्म में काम करना है, इसी कंडीशन में काम करना है। तो उस केस में जो है हमारी कितनी दफ़ा बिजनेस भी हाथ से जाने का
डर बना देता है। होप यू लाइक द वीडियो। आपको इसमें क्या चीज़ समझ में आई है और क्या नहीं समझ में आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर किसी पॉइंट पर आपको क्लियरिटी चाहिए या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए, किसी बारे में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर बनाएंगे। किसी भी टॉपिक के लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें उन लोगों को जो लोगों को ये वीडियो फ़ायदा दे सकती है, उनको हेल्प कर सकती है एक्सपोर्ट बिजनेस में आने के लिए। इस प्लेटफॉर्म का हमारी शुरुआत करने का मतलब ही यही है कि हम लोग, जो लोग पोटेंशियल हैं, जो एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और कोई मकसद नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैं कर रहा हूँ 15 साल से लगभग एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ, उसको मैं आपको ईमानदारी के साथ पहुँचाऊँ, और आगे जो मेरी लर्निंग्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू मेरी, हैव अ गुड टाइम, बाय।